डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 14 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। इस अध्ययन के क्रम में हम देखेंगे कि मुहावरे की परिभाषा क्या है, मुहावरे के प्रकार कितने होते हैं, लोकोक्ति की परिभाषा क्या होती है और लोकोक्ति के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुहावरे का हम भाषा में प्रयोग क्यों करते हैं। भाषा के ज्ञान के लिए हमें दो विषयों का अध्ययन जो है वह महत्वपूर्ण ढंग से करना होता है। एक होता है व्याकरण और दूसरा होता है मुहावरे या लोकोक्तियाँ, जिससे भाषा में एक आकर्षण पैदा होता है और भाषा में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति के तरीके से हम भाषा को का प्रयोग कर सकते हैं। तो व्याकरण जो है वह आपके कुछ नियमों के अंतर्गत हम उसको वाक्य के में ढालते हैं, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं वो हमारे लोक से, भाषा विशेष से जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरा शब्द हे बाब रे अरबी धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है लौटाना। हे बाब रे धातु का अर्थ होता है लौटाना। अरबी में हाबर का क्रियार्थक संज्ञा रूप मुहावरा बनता है, जिसका फारसी रूपांतरण है मुहावरा, और बोलचाल में इसको बोलते बोलते मुहावरा कह दिया गया है। तो अब देखते हैं मुहावरे की परिभाषा क्या होती है। मुहावरा कोश के अनुसार मुहावरा विशेष भाषा विशेष में प्रचलित एक अभिव्यक्ति की उस इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यार्थ के रूप में नहीं, एक रूढ़ लक्षणा के अर्थ में होता है। रूढ़ लक्षणा क्या होता है और प्रत्यार्थ क्या है? प्रत्यार्थ होते हैं वे शब्द या वे वाक्य जो बोला गया है उसका मतलब वही है, लेकिन लक्षणार्थ में क्या होता है? जो बोला गया है वो लक्षण मात्र है, उसका कुछ अर्थ अलग होता है। तो अगर हम मुहावरे की परिभाषा देखें और उसको सरल रूप से समझने की कोशिश करें, तो मुहावरा शब्द समूह जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशिष्ट अर्थ पैदा करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे नाको चने चबाना एक मुहावरा है। अब अगर आप इसको प्रत्यक्ष उसमें लेंगे तो नाक से कोई चने नहीं चबा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका लक्षणार्थ होता है, इसका एक अलग अर्थ होता है। तो उसमें होता है कि परेशान हो गए उस काम से, तो नाको चने चबाने का यहाँ पे प्रत्यार्थ नहीं होगा, लक्षण के रूप में इसका प्रयोग होगा, और जिस वाक्यांश का प्रत्यार्थ की तरह नहीं लक्षणार्थ की तरह प्रयोग होता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे के लक्षण क्या होते हैं। मुहावरा सबसे पहले तो प्रत्येक भाषा का अपना एक मुहावरा होता है जो कि उनके लोक से पैदा होता है, या बोलचाल के स्थिति में बोलते 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 वो चीज़ें मतलब भाषा में एक समय के बाद वो रूढ़ हो जाती हैं, और उसका जो रूढ़ अर्थ होता है वो मुहावरा के संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं। तो मुहावरे में सभी भाषा का अपना एक मुहावरा होता है, और मुहावरे का जो संबंध है वो भाषा विशेष से जुड़ा होता है। और समाज की संरचना कैसी है, मुहावरा इसके ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे हमारे समाज में राम, लक्ष्मण, मंथरा, इन सारे लोक कथाओं जो है हमारे समाज में प्रचलित हैं, इसलिए बहुत सारे मुहावरे रामायण से, बहुत सारे मुहावरे महाभारत से लिए गए हैं। उसी तरीके से अगर ग्रीक में या रोमन साम्राज्य में कोई कहानियाँ जो हैं, उस कहानियों के अंतर्गत उस भाषा के मुहावरे होंगे।
तो मुहावरा जो है वो हर भाषा का अपना समाज दर्शाता है और हर भाषा का वो अपना होता है मुहावरा। प्रत्येक मुहावरा सामान्य अर्थ में नहीं, एक विशिष्ट अर्थ में उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसा कि बताया कि सामान्य अर्थ में मुहावरे का प्रयोग नहीं होता है, एक विशिष्ट अर्थ में मुहावरों का प्रयोग होता है। मुहावरे प्रयुक्त होते ही वाक्य के सांचे में ढल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुहावरा जो है वह अलग से प्रयोग होगा, नहीं, वो मुहावरे जो हैं वो वाक्य के साथ में ही प्रयोग होते हैं और जैसे ही मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वो वाक्य ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बाहर से डाला हुआ है, वो वाक्य के सांचे में आराम से ढल जाते हैं और अपना उनका मुहावरों का अपना, जैसे लोकोक्ति जो है आगे जब हम पढ़ेंगे तो लोकोक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है। लोकोक्ति सिर्फ लोकोक्ति हम बोल करके पूरे के पूरे भाव को, पूरे के पूरे बात को कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुहावरा बोलने से वो पूरा का पूरा भाव नहीं स्पष्ट होगा, उसे वाक्य के अंतर्गत हमें ढालना ही पड़ेगा। वाक्य में मुहावरे जो है वो वाक्य में ही प्रयुक्त होंगे, उनका अपना एक अलग अस्तित्व नहीं होता है। अब देखते हैं मुहावरे के प्रकार कितने होते हैं। मुहावरे सादृश्य पर आधारित होते हैं, शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे होते हैं, असंभव स्थितियों पर आधारित होते हैं, कुछ कथाओं पर आधारित मुहावरे होते हैं, प्रतीकों पर आधारित मुहावरे होते हैं और घटनाओं के ऊपर आधारित भी मुहावरे होते हैं। सादृश्य पर आधारित मुहावरों के अंतर्गत जिसमें सदृश्यता दिखती हो, जैसे मान लो कि कैंची जैसी, उसकी ज़ुबान जो है कैंची जैसी चलती है, तो कैंची जैसी, तो सादृश्यता दिखाई गई हुई है इसमें, तो इसलिए इसे हम सादृश्य पे आधारित मुहावरा कहेंगे। कुंदन जैसा चमकना या सोने पर सुहागा होना, तो ये जो है सादृश्यता पर आधारित मुहावरे हैं। उसी प्रकार से शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे भी होते हैं। जैसे शुरुआत में हमने एक उदाहरण लिया था, नाको चने चबवाना, तो ये नाक इसमें शब्द प्रयोग हुआ है, तो नाक जो है वो शारीरिक अंग है, तो इस तरीके से ये जो मुहावरा होगा ये शारीरिक अंग पे आधारित मुहावरे होंगे। जैसे सिर आँखों पर, जैसे हम कहते हैं कि उसने अपनी बेटी को सिर आँखों पे बिठा रखा है, ठीक है, नाको चने चबाना हो गया है। उसी तरीके से अब है असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे क्या है? जैसे पत्थर पर दूब उगाना, तो पत्थर पे जो है वो घास नहीं उग सकती है, तो पत्थर पे काई तो जम सकती है। बहुत जगह आपने देखा हो, बहुत लोग ये कहते हैं कि उस पर काई तो है, ग्रीन है तो कुछ ना कुछ तो है उस पर, लेकिन नहीं, वो काई होती है। तो पत्थर पे दूब उगाना, पत्थर पे दूब नहीं उग सकती है, तो ये असंभव स्थिति है। जैसे बालू से तेल निकालना, यह भी असंभव स्थिति है। असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरों में छठी का दूध याद दिलाना, अब छठी का दूध किसी को भी याद नहीं आ सकता है। उसके बाद जान हथेली पे लेकर के आना, हवा में गांठें बांधना, यह सब जो है वो असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे हैं। उसके बाद कथाओं पर आधारित मुहावरे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही ये चर्चा किया था कि जो हमारा जो समाज है वो रामायण पे, महाभारत, इनके समाज में रचा बसा है, तो ज़्यादातर मुहावरे जो हैं वो उस कथाओं से भी लिए गए हैं। तो कथाओं पर आधारित मुहावरे में है अपने पाँव को कुल्हाड़ी पे मारना। उसके बाद श्रवण कुमार होना। श्रवण कुमार होना का मतलब क्या कि बहुत अच्छा बेटा होना। उसके बाद मंथरा होना, यानी किसी के दो के बीच में झगड़ा लगाने के लिए मैं इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से हैं प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। प्रतीक किसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो प्रतीक, सिंबल की तरह जो यूज़ किया जाता है, उसके लिए ये मुहावरे होते हैं। जैसे 1.5 पसली का आदमी होना या 2.5 चावल की खीर पकाना। ये जो 1.5 पसली है और 2.5 चावल है, ये शून्यता को प्रदर्शित करते हैं। 2.5 का मतलब 2.5 ही नहीं है, 2.5 का मतलब यहाँ पर है कम से है, और 1.5 पसली का होना कि वो बहुत कमज़ोर है, तो शून्यता को ये प्रदर्शित करता है। तो प्रतीकों पर आधारित मुहावरे होंगे 1.5 पसली का आदमी होना और 2.5 चावल की खीर बनाना। उसी तरीके से घटनाओं पर आधारित मुहावरे भी हैं। जैसे
चाम के दाम चलना और 1 लाख का 1.25 लाख होना। अब देखते हैं लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। मुहावरे तो देख लिया हमने, अब लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। लोकोक्ति लोक और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका पर्यायवाची जो है वो होता है कहावत। आपने अपने घर में बहुत जो दादी या नानी हमारे घर में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कहावतों का प्रयोग करती हैं। तो आपने उनसे जब भी बात करते हुए आपने पूछा होगा इसका मतलब क्या है, तो ये तो एक कहावत है, ऐसे करके वो हमें समझा देते हैं। तो लोकोक्ति जो है, लोक में प्रचलित उक्तियाँ होती हैं। अरबी भाषा में एक प्रचलित उक्ति है, जैसे भोजन में नमक वैसे भाषा में कहावतें होती हैं। जैसे भोजन में नमक वैसे ही भाषा में कहावतें। तो अब आपको यहाँ पे लोकोक्ति का महत्व समझ में आ रहा होगा कि एक भाषा को अच्छे तरीके से जानने के लिए, उसे अच्छे तरीके से समझने के लिए और उसे आकर्षक ढंग से उसका ज्ञान हो आपके पास में, अच्छे तरीके से ज्ञान हो, तो उसके मुहावरे को और उसके लोकोक्ति का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जापानी भाषा में लोकोक्ति के लिए प्रभावशाली वाक्य का प्रयोग किया गया है। पॉलिश भाषा में पगडंडी का शब्द कहते हैं इसे। पगडंडी से एक तरीके से समझिए, पगडंडियाँ कहाँ होती हैं? गाँव में। गाँव को हम लोक भी कहते हैं, तो पगडंडी का शब्द कहते हैं इसको। जनसाधारण की उक्ति भी कहा जाता है लोकोक्ति को। लोकोक्ति कोश में जो लोकोक्ति की परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों और विश्वासों आदि पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्तियाँ कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात को स्पष्ट या विरोध या सीख या भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, कि जो हमारे अनुभवों के आधार पर, पौराणिक कथाओं के आधार पर और ऐतिहासिक व्यक्तियों की कथाओं के आधार पर जो हमारे बीच जो है कुछ वाक्यांश होते हैं जो काफ़ी प्रचलित हो जाते हैं। तो और वो शब्द को सीखने में, उसको स्पष्ट करने में, किसी भाव को स्पष्ट करने में और भविष्य के कथन आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि लोकोक्ति के अभिलक्षण क्या होते हैं। मुहावरे जो कि वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए वाक्य जो है वो मुहावरा जो है वो वाक्य के अनुसार ढलता है। लेकिन लोकोक्ति में क्या है कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, वह वाक्य में नहीं ढलती, इसलिए उसके ऊपर लिंग, वचन, काल आदि कारकों का जो है वो प्रभाव नहीं होता है। जैसे ना उधो का लेना, ना माधो का देना, ना किसी से लो ना किसी को दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पे ना लिंग का प्रभाव पड़ा है, ना ही वचन का प्रभाव पड़ा है और ना ही काल का प्रभाव पड़ा है। लेकिन परीक्षा का परिणाम देखते ही मोहन अंग अंग फूले नहीं समाया, तो यहाँ समाया भूतकाल में है, या मोहन का अंग फूले नहीं समा रहा, तो यहाँ पे रहा आया और समाया, तो दोनों पे ही काल का प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि लोकोक्ति जो है उस पे काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि मुहावरे पे काल का प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर भी जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम ये विस्तार से जानते हैं। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, वाक्य की दृष्टि से, न सही अभिव्यक्ति की दृष्टि से लोकोक्ति अपने आप में ही पूर्ण होती है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोकोक्ति में संक्षिप्तता और कसावट होती है। लोकोक्ति में आप किसी भी शब्द को इधर उधर नहीं कर सकते, उसमें संक्षिप्तता होती है और एक कसावट होती है, जिससे कि वह अपने आप में ही पूर्णता को लिए हुए होता है। एक लोकोक्ति बड़ी बात कहने में सक्षम होती है। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि रावण को मारना मुश्किल था, अगर राम जी को विभीषण अगर नहीं बताते कि रावण की क्या मतलब कमजोरियां हैं, या वो कब शक्ति का पूजा कर रहा है या क्या कर रहा है, अगर वो रावण के एक एक चीज़ को नहीं बताता तो वो राम जी के लिए
थोड़ा मुश्किल हो जाता रावण को मारना। तो इतने बड़े भाव के लिए सिर्फ एक शब्द है कि घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है। तो एक ये शब्द अगर हम कह देते हैं तो उसका भाव अच्छे तरीके से सब पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बड़ी बातों को भी छोटे में समाहित करने के लिए एक शब्द दिया, एक वाक्य दिया हुआ है, और वो वाक्य जो है वो बड़े भाव को भी छोटे में दर्शा देता है। तो लोकोक्ति में जो है वो संक्षिप्तता होती है और बड़े बात को भी छोटे में कहने की शक्ति होती है। अब लोकोक्तियाँ जो होती हैं बहुजातीय होती हैं, बहुदेशीय होती हैं, बहुक्षेत्रीय होती हैं और बहुकालिक अनुभवों पर आधारित होती हैं और उसको समेटते हुए भी होती हैं। जैसे मान लीजिए हर समाज अपना अपना समाज है, उनकी अपनी अपनी लोकोक्ति है, तो बहुजातीय भी हो गई, बहुदेशीय भी हो गई और बहुत क्षेत्रीय भी हो गई। अब लोकोक्ति जो है वह लोकप्रिय होती है और सजीव होती है। लोकप्रिय होने के कारण क्या है कि वो बहुत जल्दी ज़ुबान पे चढ़ जाती है कि हाँ, उसको उसका प्रयोग जो है करने में आसानी होती है और बहुत जल्दी लोग उसको सीख करके प्रयोग करने लगते हैं, और जल्दी जल्दी जब प्रयोग करते हैं तो उसकी सजीवता बनी रहती है। अब देखते हैं लोकोक्ति के प्रकार। काल पर आधारित लोकोक्तियाँ होती हैं जो किसी विशिष्ट काल से संबंध रखती हैं, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। उसी प्रकार से स्थान पर आधारित लोकोक्तियाँ भी होती हैं जो अपने भौगोलिकता को लिए हुए होती है और देश विदेश को भी एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। इसका मतलब है कि आप जब रोम में हैं तो आप रोम की तरह व्यवहार कीजिए। और भारत में इसके लिए कैसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है? जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष के ऊपर ही आधारित होती हैं, जिसका संबंध दूसरे क्षेत्र से नहीं हो सकता। जैसे रूसी लोकोक्ति है एक कि बिना भगवान रास्ता आसान। आपको पता होगा कि रूस में साम्यवाद है, जहाँ पे ईश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। तो रूसी जो लोकोक्ति है बिना भगवान रास्ता आसान, यह रूस में तो चल सकता है लेकिन भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में हर एक जो हमारे यहाँ के समाज में ही ईश्वर का अस्तित्व रचा बसा है और हम ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारी मान्यता ये होती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई रूस में नहीं चल सकता। उसी तरीके से रूस की जो लोकोक्ति है कि बिना भगवान रास्ता आसान, वो इंडिया में नहीं, भारत में नहीं चल सकता। विषय पर आधारित कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं, जैसे नीति पर आधारित होती हैं, व्यवहार पर आधारित होती है, स्वास्थ्य, धर्म, व्यापार, कृषि, जाति, खान पान, पशु पक्षी, बालक आदि विषयों पर भी लोकोक्तियाँ आधारित होती हैं। जैसे वस्तु को ले लें या फल को ले लें, आम के आम, गुठलियों के दाम, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और गुड़ खाए तो गुलगुलों से क्या परहेज। तो ये सारी कुछ लोकोक्तियाँ हैं जो कि विषय पर आधारित लोकोक्तियाँ होती हैं। अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? मुहावरे में पूर्णता नहीं होती। मुहावरा जो है वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही पूर्णता को प्राप्त करता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। व्याकरण से प्रभावित होते हैं मुहावरे, क्यों? क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो वाक्य के लिए हमें वाक्य पर जो है वो लिंग वचन और काल का प्रभाव पड़ता है, और वाक्य में मुहावरा प्रयुक्त होता है, तो इसलिए मुहावरों पर भी लिंग वचन काल का जो है प्रभाव पड़ेगा। उसके उलट लोकोक्ति पे लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते, उनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मुहावरे का अंत प्राय ना से होता है, लेकिन लोकोक्ति में ऐसी अनिवार्यता नहीं होती है। मुहावरे में क्रिया, स्थिति, दिशा की अभिव्यक्ति होती है। जीवंत अनुभव और अनुभूति सत्य को व्यक्त करने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
मुहावरे में किसी क्रिया की, किसी स्थिति की और किसी दिशा की अभिव्यक्ति होती है, और लोकोक्ति में जीवन के अनुभव की को दर्शाया जाता है। सामान्य क्रिया की पूर्ति होती है मुहावरे में, और किसी भी कथन का खंडन या मंडन, किसी भी कथन को या तो उसका विरोध किया जाएगा या उसका समर्थन किया जाएगा लोकोक्ति में। मुहावरे जो होते हैं वो तर्कपूर्ण नहीं होते हैं, जैसा कि पहले भी उदाहरण से देखा है, नाको चने चबवाना मुहावरे में तर्कपूर्ण कथन नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्ति में तर्कपूर्ण कथन होते हैं। इसीलिए मुहावरा तर्कपूर्ण नहीं होने के बाद भी एक अर्थ देता है। इसका मतलब है कि मुहावरा अभिधा में नहीं, लक्षणा में होता है, और लोकोक्ति जो है वो तर्कपूर्ण भी हो सकते हैं और अतर्कपूर्ण भी हो सकते हैं। लोकोक्ति में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि वह तर्कपूर्ण ही होगा या अतर्कपूर्ण होगा, दोनों ही हो सकते हैं लोकोक्ति में, लेकिन मुहावरे तर्कपूर्ण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्षणा में उनका अर्थ निकलता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः